एक छोटे से गांव में दिनेश और रमेश नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, खाते, पीते और पढ़ते थे। इस तरह से इनका बचपन एक साथ गुजरा। धीरे धीरे वह बड़े होने लगे और एक दिन रमेश के पिताजी ने अपना व्यापार शहर में शुरू कर लिया। इसलिए रमेश को अपने पिताजी के साथ शहर में आना पड़ा और दोनों दिनेश और रमेश आपस में जुदा हो गए। शहर में आकर रमेश के पिताजी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा और उन्होंने रमेश इंडस्ट्रीज़ के नाम पर अपनी कंपनी खोल ली। रमेश अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। उधर दिनेश गांव के एक छोटे स्कूल में नौकरी करने लगा और उसकी आय भी बड़ी साधारण सी थी। वहीं स्कूल के पास ही उसने गांव में अपना एक छोटा सा घर बना लिया। देखते ही देखते रमेश इंडस्ट्रीज़ एक जाना माना नाम बन गया और रमेश करोड़ों में खेलने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई। अब रमेश के पास रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला था और गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं थी। रमेश की पत्नी एक बड़े घर की बेटी थी और बहुत ही आधुनिक ख्यालात की थी। वह रमेश के बिजनेस और हर काम में नज़र रखती थी। उधर गांव में दिनेश ने शादी नहीं की और वह उसी स्कूल में टीचर की नौकरी करता और अकेला रहता। एक दिन दिनेश ने रमेश को फ़ोन किया और उसे गांव में आने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ और उसने दिनेश को कहा कि मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। वो मीटिंग ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पीछे से रमेश की पत्नी सारी बात सुन रही थी। उसने रमेश से पूछा कि तुम किससे इस मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तब रमेश ने कहा कि मेरा गांव में एक बचपन का दोस्त है और उसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम बड़े लोग हैं और तुम्हें उस गंदे से गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही रमेश की पत्नी ने रमेश से पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या करता है। तब रमेश ने कहा कि वह स्कूल में एक टीचर है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ज़रूर उसे पैसों की ज़रूरत होगी। ये सब छोटे लोग इसलिए बड़े लोगों को अपने घर बुलाते हैं ताकि वह अपने अमीर दोस्तों को लूट सके। यह सुनकर रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे हर हाल में अपने दोस्त से मिलने जाना है। मीटिंग ख़त्म होते ही रमेश ने अपनी गाड़ी उठाई और वह गांव की तरफ चल पड़ा। दिनेश बहुत ही दयालु था और सब गांव वालों की मदद किया करता था। एक दिन उसके गांव का एक व्यक्ति आया और उसने दिनेश से कहा कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे बीज बोना है और उसका लड़का विलायत में है जिसने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन वो पैसा आने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे और यदि वह अभी बीज नहीं बोएगा तो उसकी ज़मीन सूख जाएगी। यह सुनकर दिनेश ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त शहर से आ रहा है, मैं उससे पैसे लेके तुम्हें दे दूंगा। इतनी देर में रमेश वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच गया और उसने बाहर से हॉर्न बजाया। जैसे ही दिनेश ने हॉर्न की आवाज़ सुनी वह भागता हुआ बाहर गया और रमेश का स्वागत किया। रमेश को लेकर वह अपने कमरे में ले आया और उसने रमेश के लिए चाय बनाई और दोनों ने बैठकर बचपन की यादों की बातें की और वह बाहर अपने वही स्थानों पर गए जहां पर वो बचपन में खेला करते थे। इस तरह से दोनों दोस्तों ने एक दिन और एक रात एक साथ गुजारी। अगले दिन जब रमेश के जाने का टाइम आया तो दिनेश ने रमेश से कहा कि मुझे 25,000 रुपयों की आवश्यकता है और मैं तुम्हें वह रुपये 10 दिन के अंदर अंदर वापस शहर में देने के लिए आऊँगा। यह सुनकर रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे 25,000 रुपये निकाल कर दिनेश के हाथ में रख दिया और उसे बोला चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हों तुम देने के लिए शहर आ जाना। यह कहकर रमेश वहाँ से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा।
जैसे ही रमेश घर वापस आया, रमेश की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम कितने रुपए बर्बाद करके आए हो। तब रमेश ने कहा कि दिनेश को 25,000 रुपये की सख्त ज़रूरत थी, जो कि मैंने उसे दे दिए और वह 10 दिन के अंदर अंदर वह रुपए लुटाने के लिए यहाँ आएगा। तब रमेश की पत्नी ने कहा कि भूल जाओ, अब यह रुपए तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो ज़रूर पैसे लेने के लिए तुम्हें वहाँ पर बुला रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अभी यह बात चल ही रही थी, तभी अचानक से बहुत ज़ोर से एक कांच टूटने की आवाज़ आई। रमेश और उसकी पत्नी चौंक गए। यह आवाज़ ऊपर के कमरे से आई थी, जो कि रमेश के पिताजी का कमरा था। कांच के टूटने की आवाज़ सुनते ही रमेश और उसकी पत्नी भागे भागे ऊपर रमेश के पिताजी के कमरे में पहुंचे, जहां पर रमेश के पिताजी पलंग से गिरकर नीचे लहूलुहान पड़े थे। जैसे ही रमेश ने अपने पिताजी को इस तरह से देखा, वह बहुत घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसके पिताजी तब तक स्वर्ग सिधार चुके थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद रमेश ने दिनेश को और अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि अब उसके पिताजी नहीं रहे। रमेश और उसकी पत्नी अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तभी रमेश की पत्नी की एक सहेली भी वहाँ पर आई हुई थी। रमेश की पत्नी अपनी सहेली से कह रही थी कि ये बूढ़ा भी अभी मर गया और इसके लिए हमें भूखा रहना पड़ेगा। मैं तो किसी तरह से भूखा रह लूँगी, लेकिन तुम जाओ और किचन में जो भी तुम्हें पसंद है बनाकर खा लो। तभी उसने बाहर खिड़की से देखा कि दिनेश आ रहा है। तब रमेश की पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, देखो वह भिखारी टीचर भी आ गया और यह फिर से पैसे मांगेगा। बहाना है कि वह मेरे ससुर को देखने आया है, लेकिन वो फिर से रमेश से ज़रूर भीख मांगेगा। तब तक रमेश ऊपर आ चुका था और कमरे के बाहर खड़े सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही उसने रमेश की पत्नी की ये बातें सुनी, वह वापस नीचे आ गया और रमेश ने भी यह देख लिया कि दिनेश ने उसकी पत्नी द्वारा कही गई सारी बातें सुन ली हैं। तब दिनेश ने रमेश से कहा कि ये तुम अपने 25,000 रुपये रख लो, यह मैंने अपने लिए नहीं बल्कि बिरजू के लिए मांगे थे, और बिरजू ने तुम्हारे पिताजी की खबर सुनकर अपने खेत को गिरवी रखकर यह पैसे समय से पहले ही दे दिए। गांव के लोग गरीब ज़रूर होते हैं, पर बहुत ईमानदार होते हैं। मैं उस समय बैंक नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने तुमसे 25,000 रुपये लिए थे। यह कहकर दिनेश वापस अपने घर आ गया। अभी एक ही दिन बीता था, फिर से रमेश को गांव से फ़ोन आया और वहां से बिरजू किसान बोल रहा था। बिरजू किसान ने फ़ोन करके रमेश को बताया कि मास्टर साहब नहीं रहे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार आप करें, इसलिए जल्दी से आप वापस गांव में आ जाएं। पीछे से उसकी पत्नी सुन रही थी और रमेश अपने स्थान पर नीचे बैठा हुआ था। तब रमेश की पत्नी ने पूछा कि अब क्या हो गया। तब रमेश ने कहा कि मेरा दोस्त दिनेश अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए मुझे गांव जाना होगा। यह सुनकर रमेश की पत्नी बोली, जाते जाते भी वह तुम्हारी जेब ढीली करने में लगा हुआ है ताकि तुम सारा खर्चा करो। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, देखती हूँ कि तुम कितना पैसा उस पर उड़ाते हो। इसके बाद रमेश और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही रमेश और उनकी पत्नी वहां पहुंचते हैं, देखते हैं दिनेश के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है और सब लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तभी वहां पर एक और गाड़ी आती है जिसमें वहां के ज़िला के कलेक्टर थे। जब ज़िला के कलेक्टर ने रमेश और उनकी पत्नी को देखा तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि मैं यहाँ का ज़िले का कलेक्टर हूँ और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा
कि दिनेश अब इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री तक इस स्कूल के नाम कर दी। हमने उन्हें कई बार बड़ा घर देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बड़ा घर लेने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त ने उन्हें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब का ऑफ़र भी दिया, पर वो इसी गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। सारा गांव रो रहा था और आज हमने इस ज़िले में सारे स्कूल, सारे ऑफिसेस मास्टर जी के याद में बंद रखने का आदेश दिया है। रमेश की पत्नी यह सब सुनकर दंग रह गई और उसे अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। रमेश भी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया और दोनों बस थोड़ी देर वहीं चुपचाप खड़े रहे। तब रमेश की पत्नी ने रमेश से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे तो यह माफ़ी दिनेश से मांगनी चाहिए थी, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। पहली बार रमेश की पत्नी को समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसके बाद रमेश और उसकी पत्नी देख रहे थे कि पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। उसके बाद वह दोनों घर आ गए और रमेश हमेशा हमेशा के लिए अपने इतने अच्छे दोस्त को खो चुका था। सो दिस वाज ए स्मॉल स्टोरी ऑफ टुडे. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video.